लहरों पर राज करने वाले विध्वंसक युद्धपोत का काल है ब्रह्मोस। आसमान से गुस्ताखी करने वालों के लिए यमदूत है ब्रह्मोस। जमीन पर दुश्मनों के नापाक मंसूबों को खाक में मिलाने वाला प्रलयकारी हथियार है ब्रह्मोस। ये वही ब्रह्मोस मिसाइल है जिससे चीन और पाकिस्तान की हलक सूखी रहती है। अब भारत का ये बेजोड़ हथियार पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका है, जिसका सामना करने की कुव्वत ताकतवर से ताकतवर देशों के पास भी नहीं। भारत के भरोसेमंद और अजय मिसाइल ब्रह्मोस को अपनी सेना में शामिल करने के लिए इंडोनेशिया ने भी कोशिशें शुरू कर दी हैं। खबर है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए इंडोनेशिया के साथ करार होने जा रहा है। ये सौदा इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में हो सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल ट्रायड ताकत से लैस है, यानी ये जल, थल और आकाश कहीं से भी दागी जा सकती है। फाइटर एयरक्राफ्ट से दुश्मनों की साजिशों के परखच्चे उड़ा सकती है, जमीन से दाग कर दुश्मनों के अड्डे को तबाह कर सकती है। युद्धपोत और पनडुब्बियों से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की ताकत ऐसी है कि दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी है। एक बार इसने टारगेट फिक्स कर लिया तो दुश्मन का सर्वनाश तय है। आज हम आपको ब्रह्मोस मिसाइल की वो ताकत और खासियत बताएंगे जिसके सामने चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के ताकतवर देश भी टिक नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौर। तो देखा आपने, दुनिया में भारतीय हथियारों की धमक लगातार बढ़ती जा रही है। ताकत, भरोसा और बेहतरीन तकनीक का कॉम्बो है इंडियन वेपन। मेक इन इंडिया वेपन की इसी ताकत को हासिल करने के लिए आज दुनिया के कई देश भारत के साथ डिफेंस डील करना चाहते हैं। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया भी भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है। ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच बातचीत का आखिरी दौर भी चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक या फिर अगले साल की शुरुआत में सौदा फाइनल होने की भी पूरी उम्मीद है। आसमान में युद्ध हो, जमीन पर जंग हो या फिर समंदर में दिखाना हो पराक्रम, हर फॉर्मेट में जीत की गारंटी देती है ब्रह्मोस। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रफ्तार और विध्वंसक प्रहार का ना तो कोई जोड़ है और ना ही कोई तोड़। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की बेजोड़ ताकत का सामना करना चीन और पाकिस्तान जैसे देश के बस की बात नहीं। इस बात को दुनिया भी जानती है और समझने भी लगी है। लिहाजा दुनिया के कई देशों में ब्रह्मोस मिसाइल पाने की होड़ सी मच गई है। साउथ चाइना सी में चीन से तलखी के बीच फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की डील कर ली है और अब इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस खरीदने की तैयारी कर रहा है। यानी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को एक और बड़ी जीत मिलने जा रही है। खबर यह है कि इंडोनेशिया अब भारत से एंटी शिप वेरिएंट ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की तैयारी में है। भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के आयात के लिए इंडोनेशिया से बातचीत आखिरी दौर में है। दोनों देशों के बीच जल्द ही से लेकर डील हो सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल को युद्धपोतों पर फिट करने की संभावना का अध्ययन करने के लिए भारत और रूस की ब्रह्मोस एयरस्पेस ज्वाइंट वेंचर की एक टीम पहले ही इंडोनेशिया शिपयार्ड का दौरा कर चुकी है। बिल्कुल, ये जो इंडोनेशिया ने डिमांड की है हमारे देश से ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस के बाद, और वो भी ईस्ट एशिया ने, वन ऑफ द ईस्ट एशियन नेशन, ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत है।
और जिस प्रकार हमारी डिफेंस पॉलिसी चल रही है और आत्मनिर्भर पॉलिसी चल रही है, तो मेरे ख्याल ये बहुत ही एक अच्छी चीज है और चाइना को भी एक स्ट्रांग मैसेज आता है कि इंडिया इज सीरियस। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसे वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। यह हवा में रास्ता बदल सकती है। इसको मूविंग टारगेट को तबाह करने में महारत हासिल है। ब्रह्मोस में लगा जीपीएस और सेंसर टारगेट भी सटीक निशाना लगाता है, जिसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल आसमान में 70 से 90 डिग्री का झुकाव लेकर हमला करती है। दुनिया के सुपर पावर के साथ साथ हर देश मानता है कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को मार गिराना असंभव है, क्योंकि इसकी स्पीड करीब 3 मैक है, जिसकी वजह से रडार पर इसका पता लगाना बेहद मुश्किल है। ब्रह्मोस की इसी बेमिसाल ताकत को देखते हुए इंडोनेशिया ब्रह्मोस को अपनी सेना की शान बनाने की तैयारी कर रहा है। डिप्लोमेटिक एक विक्ट्री है और मिलिट्री विक्ट्री है, पॉलिटिकल विक्ट्री है, क्योंकि हमने दूसरा देश इंडोनेशिया को भी कन्विंस किया है और उन्होंने हमारी ताकत देखी है और ये मिसाइल की खूबी देखी है, ब्रह्मोस मिसाइल की, इसीलिए उन्होंने डिमांड की है और स्ट्रांग मैसेज आता है चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में, तो इससे काफी फर्क इस इलाके में पड़ेगा। साल 2018 में सबसे पहले ये रिपोर्ट सामने आई थी कि इंडोनेशिया उन देशों में शामिल है जिसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है। जनवरी 2018 में नई दिल्ली में आसियान भारत कॉमोमोरेटिव समिट के दौरान आसियान देशों ने भारत से ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई। फिलीपींस के बाद अब इंडोनेशिया अब आसियान का दूसरा देश होगा जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल का आयात कर सकता है। भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती रही है। इसके लिए कई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया गया और भारत में कई रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा है। इस तरह भारत रक्षा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने का लक्ष्य लेकर भी चल रहा है। भारत दुनिया में सबसे बड़े हथियार आयातकों में से एक है, लेकिन भारत सरकार आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ रक्षा उपकरणों के कारोबार में भी स्थिति बेहतर करना चाहती है। साल 2014 और 15 में भारत का रक्षा क्षेत्र में निर्यात 1940.64 करोड़ रुपए था, जो कि साल 2020 और 21 में बढ़कर 8,435 करोड़ से भी ज्यादा हो गया, जिसे साल 2025 तक 5 अरब डॉलर तक के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। ताकत और तकनीक की दुनिया में भारत का परचम लहरा रहा है। भारत के रक्षा उपकरण और मेक इन इंडिया हथियारों पर दुनिया का बढ़ता भरोसा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि डिफेंस सेक्टर में भारत अब किसी से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपने सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इन मिसाइलों में कौन सी मिसाइल सबसे ताकतवर होती है और कितनी ताकत इनके अंदर होती है? सबसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से कम होती है, तो वहीं सुपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार आवाज की रफ्तार से 3 गुना तक होती है। जबकि बात हम सुपरसोनिक मिसाइल की जब करते हैं तो रफ्तार इसकी आवाज की रफ्तार से 5 गुना मानी जाती है। सबसोनिक मिसाइल के पास 1150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने की क्षमता होती है, तो वहीं सुपरसोनिक मिसाइल 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट के परखच्चे उड़ा सकती है। हाइपरसोनिक मिसाइल 7000 किलोमीटर की रफ्तार से तबाही ला सकती है। मिसाइल को रफ्तार और ताकत देने के लिए खास तरीके के इंजन लगाए जाते हैं। सबसोनिक मिसाइल की बात करें तो इसमें टर्बो इंजन होता है, ये टर्बो इंजन से लैस होते हैं, तो वहीं सुपरसोनिक मिसाइल में रैमजेट इंजन लगा होता है जो इसे बेहद ताकतवर बनाता है। जबकि हाइपरसोनिक वेपन में स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो इसे तूफान से भी तेज रफ्तार देता है। आपको बता दें कि अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल सबसोनिक मिसाइल है और वही भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो इसकी गिनती सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में होती है। दावा किया जाता है कि रूस के जिरकॉन मिसाइल के पास हाइपरसोनिक ताकत है। चीन और पाकिस्तान की गुस्ताखियों को राख में मिलाने के लिए भारत ने अपने सबसे बड़े ब्रह्मास्त्र यानी कि ब्रह्मोस को और भी ज्यादा विध्वंसक बनाने का फैसला ले लिया है। भारत के सुपर वेपन को हाइपरसोनिक रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब तक करीब 450 किलोमीटर तक प्रहार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 600 किलोमीटर करने का काम शुरू कर दिया गया है।
साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार को 3.5 मैक से बढ़ाकर 7.5 मैक करने पर मिशन भी जारी है। यानी अब हिंद की ब्रह्मोस मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से दुश्मन पर कहर बरपाएगी। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है जिसे रोक पाना नामुमकिन है। अब इस ब्रह्मास्त्र को हाइपरसोनिक ताकत देने की तैयारी हो रही है। भारत ब्रह्मोस 2 तैयार कर रहा है, जिसकी रफ्तार के आगे मुंह ताकता रह जाएगा दुश्मन का रडार। इसकी ताकत के आगे सरेंडर कर देंगे दुश्मन के डिफेंस सिस्टम। ना तो पाकिस्तान इसे रोक पाएगा और ना ही चीन की पलटन इसका सामना कर पाएगी। भारत और रूस का ज्वाइंट डिफेंस वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की तैयारी शुरू कर चुका है। भारत 9000 किलोमीटर रफ्तार वाली हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बना रहा है। जी हां, सही सुना आपने। भारत ने अपने सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बेहिसाब पावर से लैस करने की तैयारी कर ली है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल में स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा, जो इसे जबरदस्त रफ्तार और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। ब्रह्मोस 2 मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर होगी, जिसे बढ़ाकर 1000 किलोमीटर किया जा सकता है। यानी नए ब्रह्मोस के टारगेट पर समूचा पाकिस्तान होगा। बालाकोट जैसे हवाई हमले के बाद देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की दिशा में सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने का फैसला लिया। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल 290 किलोमीटर तक के टारगेट को भेद पाने में सक्षम थी, लेकिन अब ये रेंज दोगुनी होगी, वो भी हाइपरसोनिक स्पीड के साथ। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ब्रह्मोस करीब 3 मैक की स्पीड से 290 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती थी, लेकिन अब ब्रह्मोस की स्पीड 7.5 मैक करने की तैयारी चल रही है, यानी आवाज की रफ्तार से 7 गुना ज्यादा तेज। सब सोनिक, सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक भी। तो ये हर चीज रिलेटेड है साउंड ऑफ ये स्पीड की, जो साउंड का जो स्पीड है। और इसमें क्या है कि जनरली साउंड की जो उसकी जो स्पीड है वो 333 मीटर्स पर सेकेंड है। तो अगर 333 मीटर्स पर सेकेंड से स्पीड कम है तो वो सब सोनिक है, और अगर वो ज्यादा है 333 मीटर्स पर सेकेंड स्पीड ऑफ साउंड से, तो ऑब्वियसली वो सुपरसोनिक हो जाता है, जिसको हम जनरली मैक 1 भी बोलते हैं। और अगर वो मैक 5 है तो इसका मतलब वो हो जाता है हाइपरसोनिक। तो जैसे ये हमारी मिसाइल है, ये सुपरसोनिक है, और ये मीडियम रेंज मिसाइल है, तो ये बेसिकली सुपरसोनिक मिसाइल है। और बेसिक अंतर सब सोनिक का और सुपरसोनिक का, इट इज विद रेफरेंस टू द स्पीड ऑफ साउंड। स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से पहले ही चीन और पाकिस्तान सदमे में रहते हैं। अब नए ब्रह्मोस के सुपर पावर से दुश्मनों का क्या हाल होगा, आप खुद समझ सकते हैं। जल, थल और आकाश से प्रहार करने वाले ब्रह्मोस मिसाइल से मुकाबला करना किसी भी देश के बूते की बात नहीं। इसे आप ऐसे समझिए। दरअसल मैक की रफ्तार का मतलब आवाज की गति से है। 1 मैक की रफ्तार यानी 343.59 मीटर प्रति सेकंड। 7 मैक का मतलब आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज। भारत की हाइपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से 5 गुना ज्यादा तेज होगी, यानी कि ये 1 सेकंड में 1.6 किलोमीटर यानी 1 मील की दूरी तय करेगी, जो 1 घंटे की 7.5 मैक की रफ्तार से ये 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी तय कर लेगी। इस समय दुनिया के सभी बड़े देश हाइपरसोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं। मिसाइल के मामले में सबसे आधुनिक तकनीक है। इस रफ्तार के चलते इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना बेहद मुश्किल है, और यही बात इन्हें बेहद खतरनाक बना देती है। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि ये कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है, आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है, भले ही टारगेट भाग रहा हो, यानी ये पीछा करके अपने टारगेट को तबाह कर देता है। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल एंटी शिप, लैंड अटैक, सतह पर सतह से मार करने वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगी। इसे युद्धपोत, पनडुब्बी, फाइटर जेट या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकेगा। इसका फायदा ये होगा कि चीन या पाकिस्तान के टारगेट्स को खत्म करने में इसे सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। ब्रह्मोस की रफ्तार को पकड़ पाना दुनिया की किसी भी रडार के बस की बात नहीं। साथ ही इसे किसी भी इंटरसेप्टर मिसाइल से निशाना बनाया जाना नामुमकिन हो सकता है।
अगर 7.5 मैक की रफ्तार से ब्रह्मोस अपनी तरकश से निकल गई तो समझिए दुश्मन देश में तबाही तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जल, थल और आकाश से हमला करने में सक्षम ब्रह्मोस मिसाइल को रोक पाना किसी देश के लिए आसान नहीं है। इसकी वजह है इसकी सुपरसोनिक स्पीड और अचूक हमले की ताकत। ब्रह्मोस कम दूरी की हाई स्पीड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसे एयरक्राफ्ट, जहाज, जमीन और पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब तक तीनों सेनाओं को मिल चुकी है। पहली सुपरसोनिक मिसाइल इंडियन नेवी को साल 2005 में मिली। इंडियन आर्मी ने इसे साल 2007 में हासिल किया, तो वहीं इंडियन एयरफोर्स को ब्रह्मोस मिसाइल 2020 में मिली। अब अगले कुछ सालों में भारत के पास खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल भी होगी। दुनिया का सबसे तेज, बेस्ट और सबसे सटीक घातक हथियार है ब्रह्मोस। ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिसकी ताकत का लोहा अमेरिका भी मानता है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका के टॉम हॉक मिसाइल की तुलना में दोगुनी तेजी से वार करती है। इसकी हमले की ताकत टॉम हॉक मिसाइल से कई गुना ज्यादा है। ये मिसाइल 1200 यूनिट की ऊर्जा पैदा करती है, जो किसी भी बड़े टारगेट को मिट्टी में मिला सकती है। जब ये काफी भारी मात्रा में कुछ मिसाइल जब लॉन्च की जाएगी तो काफी हद तक इलाके को टारगेट किया जा सकता है, काफी इलाका बर्बाद किया जा सकता है। तो हाइपरसोनिक से डिटेक्शन असंभव, उसको डिस्ट्रॉय करना असंभव, और नैप ऑफ द अर्थ ये जो ग्लाइड करके जाएगा, जैसे हमें रूस यूक्रेन वॉर में भी देखा है कि कई मिसाइल बिल्कुल लो एल्टीट्यूड में आके गिरती हैं और वो ग्लाइड करके और फिर वो उनको रडार द्वारा डिटेक्ट करना ही असंभव है। तो ये हाइपरसोनिक जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल का हम लोग अभी कर रहे हैं, तो उससे ये काफी गेम चेंजर रहेगा। ब्रह्मोस एक ऐसी क्रूज मिसाइल है जो बिना पायलट वाले लड़ाकू विमान की तरह है। इसे किसी भी एंगल से हमले के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ये जमीन की सतह से काफी करीब उड़ती है, जिससे दुश्मनों के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। ब्रह्मोस सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसके पास 300 किलो विस्फोटक ले जाने की ताकत है। ब्रह्मोस हवा में रास्ता बदल सकती है। मूविंग टारगेट को तबाह करने में महारत हासिल है ब्रह्मोस के पास। और यही नहीं, ब्रह्मोस वर्टिकल या सीधे कैसे भी दागी जा सकती है। और तो और ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है, यानी दुश्मन के रडार और दूसरे मिसाइल डिटेक्ट सिस्टम को धोखा देने में सक्षम है। इसे मार गिराना करीब करीब असंभव है। साथ ही ब्रह्मोस अपनी तेजी से दुश्मन को चकमा दे सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज स्पीड से उड़ान भरती है। 5 मार्च को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एडवांस वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण था। मिसाइल के एडवांस वर्जन की रेंज बढ़ाकर 350 किलोमीटर तक कर दी गई है। इसमें कुछ बहुत बड़ी खूबी है। इसका जो वॉरहेड है तकरीबन 200 से 300 केजी तक का तो वॉरहेड ही है। और ये खासकर आर्मर कंसंट्रेशन, या मैं जो बोलूंगा टैंक्स के खिलाफ बहुत अहमियत है, या कंसंट्रेशन एरियाज जो हैं उसके खिलाफ काफी इफेक्टिव रहती है, कारगर रहती है। और साथ ही न्यूक्लियर मतलब वेपन के तौर पे भी इसको यूज किया जा सकता है। जहां तक इसका रेंज का सवाल है, अभी हमने 350 किलोमीटर की रेंज अचीव कर ली है। स्पीड मैंने ऑलरेडी बता दी है कि ये सुपर सोनिक मिसाइल है। भारतीय वायुसेना के 40 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें तैनात की गई हैं। ये मिसाइलें बेहद सटीक और ताकतवर हैं। ये दुश्मन के कैंप को पूरी तरीके से तबाह कर सकती हैं। समुद्र से दागने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के 4 वेरिएंट्स हैं। पहला, युद्धपोत से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट। दूसरा, युद्धपोत से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट। ये दोनों ही वेरिएंट्स भारतीय नौसेना में पहले से ऑपरेशनल हैं। तीसरा, पनडुब्बी से दागे जाने वाला एंटी शिप वेरिएंट। और चौथा, पनडुब्बी से दागे जाने वाला लैंड अटैक वेरिएंट।
भारतीय नौसेना के युद्धपोत में ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है, जो हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक दुश्मनों को तबाह करने की ताकत रखते हैं। युद्धपोत से लॉन्च किए जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल 200 किलोग्राम वॉरहेड ले जा सकती है। ये मिसाइल मैक 3.5 तक की अधिकतम गति हासिल कर सकती है, यानी 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। ब्रह्मोस में लगा जीपीएस और सेंसर टारगेट पर सटीक निशाना लगाता है, जिसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल आसपास में 70 से 90 डिग्री का झुकाव लेकर हमला करती है। जमीन या समुद्र से दागे जाने पर ब्रह्मोस मैक 2 स्पीड यानी कि 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट को नेस्तनाबूद करने में सक्षम है। लैंड वर्जन ब्रह्मोस 290 किलोमीटर दूर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसकी अटैकिंग रेंज को बढ़ाकर 800 किलोमीटर तक करने का काम जारी है, तो वहीं हवा से छोड़ने पर ब्रह्मोस 400 किलोमीटर रेंज तक मार कर सकती है। इस रेंज को बढ़ाकर 1500 किलोमीटर किए जाने पर भी काम चल रहा है। पनडुब्बी से 40 से 50 मीटर की गहराई से ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। पनडुब्बी से ब्रह्मोस मिसाइल दागने की टेस्टिंग हो चुकी है। ब्रह्मोस मिसाइल के हाइपरसोनिक वर्जन यानी ब्रह्मोस 2 का भी विकास जारी है और इसकी टेस्टिंग 2024 तक होने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। वक्त बीतता चला गया और जंग और भी ज्यादा तेज होती चली गई। दोनों देश बातचीत के लिए कई बार आमने सामने आए, पर नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। एक ऐसा समझौता जिससे न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि दुनिया के संकट भी दूर हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 150 दिनों से युद्ध जारी है। न तो रूस रुक रहा है और न ही यूक्रेन किसी भी कीमत पर रुकने को तैयार है। दोनों तरफ से बारूद बरस रहे हैं और 150 दिन से ये घमासान थम नहीं रहा। रूस ने जिस दिन से यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा, ओडेसा से लेकर खार्किव और मारियोपोल सब कुछ खंडहर हो गया। इन 150 दिनों में दोनों देशों के बीच समझौतों को लेकर कई बार मुलाकातें हुई, कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन अब 150 दिनों के बाद एक गुड न्यूज आई है। एक ऐसी गुड न्यूज जिसका फायदा न सिर्फ रूस और यूक्रेन को मिलेगा, बल्कि दुनिया के लगभग आधी से ज्यादा मुल्कों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच आखिरकार एक समझौता हुआ है। दोनों देशों ने एक मिरर डील पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ब्लैक सी में फंसे अनाज के जहाजों को दुनिया भर में सप्लाई के लिए जाने दिया जाएगा। वो जहाज जो अब तक युद्ध की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे थे, वो जहाज अब दुनिया भर में अनाज का संकट दूर कर सकेंगे। इस समझौतों में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के प्रवक्ता इब्राहिम कालिनी ने एक ट्वीट में कहा, अनाज निर्यात समझौता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इस पर इस्तांबुल में दस्तखत हुए। इस दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन मौजूद रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समझौते पर हस्ताक्षर से एक दिन पहले ही अच्छी खबर मिलने के संकेत दे दिए थे। Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Сьогодні наша держава і увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості. Є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти і відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила усе, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту, портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у 100% контролі підходів до наших портів.
Довгий час всі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами і Організацією Об'єднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. Я вдячний генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррішу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля. हालांकि इस डील को अमली जामा पहनाना आसान नहीं था। यही वजह है कि लगभग 120 दिनों की मेहनत के बाद ये समझौता हो सका। लेकिन बावजूद इसके इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि हस्ताक्षर समारोह में शामिल तो हुए, लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे। रूस की तरफ से रक्षा मंत्री सरगई शोइगु ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद यूक्रेन के मंत्री ऑलेक्जेंडर कोब्राकोव ने हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत ब्लैक सी में फंसे अनाज से भरे जहाज अब निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे। रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूसी हथियार यूक्रेन न लाई जा रहे हों। ब्लैक सी के माध्यम से रूसी अनाज का निर्यात किया जा सकेगा। इस्तांबुल में एक समन्वय और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। डील पर मुहर लगने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक ट्वीट के जरिए इसे बड़ा कदम बताया। गुटेरेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे यूक्रेन से खाद्य सामग्रियों के निर्यात का रास्ता खुल गया है। इससे विकासशील देशों को खाद्य और आर्थिक संकट से निकाला जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 2 करोड़ टन अनाज के निर्यात का रास्ता खुलने की संभावना से शुक्रवार को गेहूं के दामों में 2% की कमी देखी गई। माना यह जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस समझौते से दुनिया भर में जारी अनाज संकट पर लगाम लग सकेगा। इसके साथ ही महंगाई से भी निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा इस वॉर में होते हुए कि कैसे गैस और जो पोर्ट्स, ये जो गैस पाइपलाइंस हैं, इनको वेपनाइज कर लिया गया, लेकिन अब फूड्स को वेपनाइज ना किया जाए। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो पुतिन के ऊपर बहुत दिनों से था, लेकिन पुतिन इसको मान नहीं रहे थे। अच्छी बात यह हुई है कि अब टर्की की मध्यस्थता से, और टर्की ने शुरू से एर्दोआन के अंडर रूस और यूक्रेन के बीच में मीडिएट करने की कोशिश भी करी है, पहल भी करी है। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी रही हैं, क्योंकि टर्की के संबंध यूक्रेन से भी अच्छे हैं और रूस से भी अच्छे हैं। तो फाइनली ये पर्टिकुलर ग्रेन के बारे में जो ये डील हुई है, ये डील ये बताती है कि अब यूक्रेन का समझौता यूएन से हुआ है, यूक्रेन का समझौता टर्की से हुआ है। सिमिलरली रशिया का समझौता यूएन से हुआ है और रशिया का समझौता टर्की से हुआ है। होगा ये कि अब जो वहां से ओडेसा पोर्ट के थ्रू जो अनाज की आवाजाही है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट है, वो मुमकिन हो पाएगा। दरअसल रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा कर दिया था। खुद यूक्रेन के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे, क्योंकि जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल, बीजों का निर्यात लगभग बंद हो गया था। यूक्रेन ने रूस को अपनी सरहदों में दाखिल होने से रोकने के लिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, तो उधर रूस ने ब्लैक सी के किनारे बसे बंदरगाह शहर ओडेसा की नाकेबंदी कर दी थी। ऐसे में न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया के और कई देशों के लिए यह समझौता बेहद अहम हो गया था। आखिरकार 150 दिनों बाद ही सही दोनों देशों के बीच न सिर्फ ये डील हुई, बल्कि ये एक ऐसा शुभ समाचार है जो जंग के दरमियान शांति की उम्मीद भी जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। युद्ध में अब तक तो दोनों देशों के बीच न जाने कितनी ही मुलाकातें हुई, लेकिन बात किसी भी समझौते तक नहीं पहुंच पाई। पर अब शायद समझौते का रास्ता ही दोनों देशों को रास आ रहा है, लेकिन ये रास्ता कितना कारगर साबित होगा ये कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश समझौते की दहलीज तक जरूर आए, लेकिन तलखी कम नजर नहीं आई। चौबीस फरवरी को रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग छिड़ी थी। 24 फरवरी को राष्ट्रपति पुतिन के इशारे पर रूसी लड़ाकू विमानों ने यूक्रेन की सरहदों के उस पार बारूद बरसाना शुरू किया था।
अब लगभग 150 दिन के बाद भी दोनों देशों के बीच छिड़ा घमासान न तो रुका है और न ही शांत हुआ है। रूस जहां हर हाल में यूक्रेन के बड़े हिस्से को बम बारूद के जरिए खंडहर में बदलता जा रहा है, तो वहीं यूक्रेन की फौज अपने देश को बचाने के लिए पूरी ताकत से लड़ रही है। लेकिन अब 150 दिन के बाद दोनों देशों के दरमियान एक समझौता जरूर हुआ है, जो मुमकिन है कि शांति की पहली किरण हो। युद्ध में अब तक दोनों देशों के बीच न जाने कितनी ही मुलाकातें हुई, लेकिन बात किसी भी समझौते तक नहीं पहुंची। अब शायद समझौते का रास्ता ही दोनों देशों को रास्ता रहा है, लेकिन ये रास्ता कितना कारगर साबित होगा ये कह पाना भी मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश समझौते की दहलीज तक जरूर आए, लेकिन तलखी कम नजर नहीं आई। और यूक्रेन के राष्ट्रपति की ये चेतावनी इस बात को पूरी तरह साबित करती है। А завтра очікуємо ще й новин для нашої держави з Туреччини щодо розблокування наших портів. Сьогодні російська армія знову обстріляла з реактивної артилерії Салтівський район Харкова суто цивільні об'єкти, житловий будинок, торговельні павільйони, громадський транспорт. Станом на цей час відомо про 3 загиблих, більше 20 людей в списку поранених. रूस यूक्रेन के बीच हुए समझौते से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आने वाले देशों को बड़ी राहत मिलेगी। ये इलाका फिलहाल सूखे की चपेट में है, जिससे खाद्य संकट पैदा हो गया है। दरअसल पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश और मलेशिया से लेकर इंडोनेशिया तक अनाज का इंपोर्ट यूक्रेन से करते हैं। ऐसे में इस डील से न सिर्फ इन देशों को फायदा होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य संकट से भी राहत मिलेगी, क्योंकि दोनों देशों से दुनिया के गेहूं के 24% जरूरत पूरी होती है। जंग की वजह से गेहूं आधारित उत्पाद अधिक महंगे हो गए, कुकिंग ऑयल और उर्वरक की कीमत भी बढ़ गई। यूक्रेन दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अनाज निर्यातक है। दुनिया के सूरजमुखी तेल का 42%, मक्के का 16% और गेहूं का 9% उत्पादन करता है। यूक्रेन दुनिया का ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप मोस्ट ग्रेन एक्सपोर्टर देश है, और यूक्रेन में जो स्पेशली जो ये सारा एक्सपोर्ट है ये ब्लैक सी के थ्रू होता है, और ब्लैक सी में जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट है ओडेसा, वहां से होता है। अब जो ये वॉर चल रही है जो पिछले 5 महीने से, तो रूस अब सदर्न जो एक्सेस है वहां पे अपना प्रभुत्व कायम करे हुए है, और ऐसे में ब्लैक सी का जो पूरा रीजन है उस पे रूस ने एक तरह का नेवल ब्लॉकेट बना दिया है, जिसके वजह से तकरीबन 25 मिलियन टन अनाज यूक्रेन में सड़ रहा है, और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहुत घबराहट है। इस समझौते से भारत को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि यूक्रेन से गेहूं निर्यात न होने पर भारत से गेहूं दूसरे देशों को भेजा जा रहा था, जिस वजह से देश में आटे की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। और इसी साल भारत में आटा औसतन 8% महंगा हुआ था, जिसका असर बिस्किट और नूडल्स जैसी गेहूं आधारित चीजों पर भी पड़ा और उनके दाम भी बढ़े। लेकिन अब इस डील से भारत में आटा और उससे बनी चीजें सस्ती हो सकती हैं। इसमें बिल्कुल साफ तौर पे ये चीज है कि इसको ओवरसी करने के लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, यूएन के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, तुर्की के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, रशिया के भी होंगे और यूक्रेन के भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कहीं कि ये किसी तरह की कोई जीत या किसी तरह की किसी हार की बात है। ये लार्जर ह्यूमैनिटेरियन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो काफी दिनों से इसके ऊपर चर्चा हो रही थी कि फूड क्राइसिस कहां कहां दुनिया में इमर्ज कर रही है इसकी वजह से, और स्पेशली जो वेस्ट एशिया और अफ्रीका के देश है उनके सामने कोई चारा नहीं है, तो वो क्या करेंगे, इस चीज को लेकर एक मैं कहूंगी कि ह्यूमैनिटेरियन कदम उठाया गया है। जंग के बीच ये गुड न्यूज सिर्फ रूस और यूक्रेन के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों के लिए है। महंगाई का वैश्विक संकट जो दुनिया के सामने जंग की वजह से खड़ा हुआ था, वो अब खत्म होने की उम्मीद है, और उम्मीद है कि जिस तरह दोनों मुल्कों के बीच ये समझौता हुआ है, उसी तरह जल्द से जल्द युद्ध विराम पर भी सहमति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही।